Hello, good morning students. My name is Rupesh Sharma. I teach in PPSB MIC नानकमत्ता. स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री के बेसिक चीज़ें आपके सामने लेके आया हूँ और आप केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ें, आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, BSc में हो, कहीं पर भी हो, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसको हम बोलेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस के अकॉर्डिंग ये आता है और आपको ये चीज़ पढ़नी चाहिए। तो जो लोग केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं उन्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स हैं। पहला है अभिकारक क्या होता है, दूसरा क्या है उत्पाद क्या होता है, तीसरा परमाणु के तत्व क्या होता है, चौथा अणु क्या होता है, पांचवा परमाणु क्रमांक क्या होता है, छठा परमाणु भार क्या होता है, फिर उसके बाद यौगिक क्या होता है, फिर उसके बाद मिश्रण क्या होता है, फिर उसके बाद विलयन क्या होता है। तो विलयन में दो पार्ट है, समांगी और विषमांगी क्या होता है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया क्या होती है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। सभी लोग ध्यान से समझें और ध्यान से समझने के बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं हम यहाँ से अभिकारक की। देखिए, अगर माना कोई भी अभिक्रिया होती है, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर कोई रिएक्शन लिखा H2 + Cl2 एरो 2HCl, मैंने लिखा 2KClO3 एरो 2KCl + 3O2। तो सबसे पहले एक बार देखें कि किसी भी अभिक्रिया में तो जो एरो से पहले वाला हिस्सा होता है उसको हम अभिकारक बोलते हैं। ये अभिकारक हुआ, ये अभिकारक हुआ, और एरो के बाद वाले को हम बोलते हैं उत्पाद। तो ये उत्पाद हो गया और ये उत्पाद हो गया। ये क्या हो गया, अभिकारक। अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, क्योंकि ये रिएक्ट क्या करता है, रिएक्टेंट, और ये होता है प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले हम कहेंगे रिएक्टेंट और इसको दूसरे वाले हिस्से को बोलेंगे प्रोडक्ट। तो अभिकारक को पूछ बैठे कि अभिकारक क्या होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करे, जो पदार्थ क्रिया करे, ये क्रिया नहीं कर रहा है, ये क्रिया करके ये बना रहा है। जो पदार्थ क्रिया करे उसे अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ क्रिया करने के बाद बने उसे उत्पाद कहते हैं। तो ये दो चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अब दो चीजें मैंने यहाँ पर इसको हटा दी। अब इसके बाद इसको भी हटा दिया मैंने। अब आपको बात करते हैं परमाणु और तत्व और अणु। देखिए, परमाणु जो होता है वो छोटे से छोटा हिस्सा होता है। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया केवल N, यहाँ पे लिख दिया मैंने O, यहाँ पे लिख दिया मैंने सल्फर S, यहाँ पे क्या लिख दिया F। अब ये अकेले में है, इनके साथ कोई चीज जुड़ी नहीं है। तो जब कोई चीज जुड़ जाती है तो वो अणु बन जाता है, क्योंकि परमाणु का मतलब है वो जोड़ना नहीं है, छोटे से छोटा हिस्सा रखना है। तो सल्फर से छोटा कुछ होता नहीं है, ऐसे ही होता है। नाइट्रोजन से छोटा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये सारे जितने भी मैंने लिखे हैं इनको तत्व या परमाणु बोलते हैं। परमाणु ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं रहता। अगर मैंने इसके अंदर कुछ बढ़ा दिया, अगर मैंने यहाँ पर इसको O2 कर दिया, इसको F2 कर दिया, इसको SO2 कर दिया, S के साथ में O, मतलब किसी को किसी के साथ ऐड कर देना, तो एक प्रकार से वो अणु बन जाता है। तो अणु का मतलब, अणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रहता है। अणु का मतलब परमाणु से कुछ बड़ा, और परमाणु का मतलब अणु का कुछ हिस्सा छोटा। ये चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अब मैं यहाँ, और इनको तत्व भी कहा जाता है जब अकेले होते हैं, जैसे ऑक्सीजन तत्व, नाइट्रोजन तत्व, ऑक्सीजन तत्व, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। अब बात करते हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। देखिए, परमाणु क्रमांक क्या है। परमाणु क्रमांक में माना कोई भी तत्व ले लिया, जैसे मैंने तत्व ए ले लिया, तो एक संख्या नीचे होती है, एक संख्या ऊपर होती है। जो संख्या नीचे रहती है उसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक इसको Z से प्रदर्शित करते हैं, और जो संख्या ऊपर होती है उसको बोलते हैं परमाणु भार। परमाणु भार इसे A से प्रदर्शित करते हैं, इसको द्रव्यमान संख्या भी बोला जाता है। तो ये चीज देखो, तो दोनों चीजों आपके सामने डाउट क्लियर होता है कि मेंडलिक की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार के आधार पर थी, लेकिन जो आज की आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, आधुनिक पढ़ रहे हैं, वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो परमाणु क्रमांक हम कह सकते हैं मेंडलिक की पीरियोडिक टेबल
परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या पर आधारित थी और आज की आवर्सानी परमाणु क्रमांक पर है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं और ये द्रव्यमान संख्या उसे A से प्रदर्शित करते हैं। जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जैसे कहीं किसी का परमाणु क्रमांक कुछ दे रहा हो, परमाणु क्रमांक से 10 दे रहा हो और उसमें पूछा हो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो 10 ही होगी। जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉनों की संख्या है। तो ये दोनों चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। परमाणु क्रमांक किसी भी एलिमेंट्स की नीचे वाली संख्या होती है और परमाणु भार किसी भी एलिमेंट्स का ऊपर वाला हिस्सा होता है। अब बात करते हैं यौगिक और मिश्रण की। देखिए यौगिक और मिश्रण में क्या है, जैसे माना बहुत सारी चीजों को हम क्या करते हैं अपने बिना किसी माप कर अपने मन से मिला देते हैं। इसमें से भी कुछ हिस्सा मिला दिया, इसमें से भी कुछ हिस्सा मिला दिया, इसमें से मिला दिया, यानी जिसकी कोई स्पेशल माप ना हो उसको हम बोलते हैं मिश्रण। और जिसकी हम एक क्वांटिटी लें, स्पेशल लें, ये 2 चम्मच, ये 1 चम्मच, इसमें ये आधी चम्मच, तो जब हम किसी की माप लेके चलते हैं तो वहां पर बनता है यौगिक। तो यौगिक का मतलब है जैसे हम कहें H2O, तो H2 में हाइड्रोजन 2 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी इसका एक फिक्स अनुपात होता है 1:8। तो जिनका फिक्स अनुपात होता है, जिनको मिश्रित तो करते हैं लेकिन एक निश्चित अनुपात में करते हैं, निश्चित अनुपात में जो बनते हैं वो हमेशा यौगिक बनते हैं और अनिश्चित अनुपात में बनते हैं वो हमेशा मिश्रण होते हैं। मतलब किसी चीज को आपने ऐसी मिक्स कर दिया, सबको मिला दिया ऐसे, आपको पता नहीं ये कितना मिलाया, ये कितना मिलाया, तो वहां पर मिश्रण बनेगा। और निश्चित अनुपात में मिलाया तो वहां पर यौगिक बनेगा। तो ये दोनों चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अब बात करते हैं विलयन क्या है। देखिए विलयन का मतलब होता है, अगर माना ये पात्र है विलयन में, तो विलयन में ये विलायक है और विलायक में कोई हिस्सा क्या मिला के विलय, यानी विलय और विलायक, विलय और विलायक दोनों के मिलने से विलयन बनता है। अगर पानी में नमक मिलाएंगे, पानी अलग है नमक अलग है तो विलयन नहीं है, पानी अलग है चीनी अलग है तो विलयन नहीं है। पानी में नमक को घोल देना, पानी में चीनी को घोल देना तो विलयन है, लेकिन जिसकी मात्रा कम की डाली जाती है। अब पानी में नमक मिलाएंगे तो कितना नमक मिलाएंगे, आधी चम्मच, थोड़ा सा, 1 चुटकी, ऐसा थोड़ी ना कि 1 गिलास पानी में 2 मुट्ठी भर के नमक डाल दिया, ऐसा तो होगा ही नहीं। मतलब जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलय बोलते हैं, कम मात्रा, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको हम बोलते हैं विलायक बोलते हैं। और विलय और विलायक दोनों के मिलने से क्या बनता है, विलयन बनता है। विलयन 2 प्रकार के होते हैं, समांगी विलयन, विषमांगी विलयन। समांगी विलयन उसे कहते हैं कि अगर कोई भी विलयन हो, जैसे पानी में नमक मिलाया तो नमक पूरी तरह से क्या होगा, उसमें घुल जाएगा। तो जब कोई चीज उसके अवयव पूर्ण रूप से घुल जाए तो उसको समांगी विलयन कहते हैं। और जिसके घटक पूर्ण रूप से ना घुले, जैसे पानी के अंदर रेत मिला दिया तो पानी भी अलग दिख रहा है, रेत भी अलग दिख रही है, तो ये विषमांगी विलयन या विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। तो ये दोनों चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी कि समांगी क्या है और विषमांगी क्या है। तो ये विलयन की बात मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। अब लास्ट में एक टॉपिक बढ़ रहा है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। देखिए ऊष्माक्षेपी क्या है, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं उनमें हमेशा ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा मुक्त होती है। अब ऊष्मा मुक्त होती है और जो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं उनमें ऊष्मा हमेशा ग्रहण की जाती है। अब हमें कैसे पता चलेगा, किसी भी अभिक्रिया में ऊष्मा अगर प्लस में हो तो वह क्षेपी होती है और कहीं पर अभिक्रिया में ऊष्मा माइनस हो तो वो शोषी होती है। ये ध्यान रखिए, क्षेपी का मतलब ऊष्मा जा रही है, ऊष्मा मुक्त हो रही है, शोषी का मतलब ऊष्मा आ रही है। जैसे मैं अगर कहीं लिख दूं A प्लस B एरो C और प्लस कोई मैंने ऊष्मा लिख दी 22 किलो कैलोरी, तो 22 किलो कैलोरी में 22 क्या है, प्लस में, तो प्लस का मतलब क्या है, ऊष्माक्षेपी। तो यहाँ ऊष्मा निकल रही है। और मैं यहाँ लिख दूं A प्लस B एरो C और यहाँ पे लिख दूं -44 किलो कैलोरी, तो ऊष्मा क्या है, माइनस में, तो माइनस का मतलब यहाँ ऊष्मा 44 क्या है, ग्रहण की जा रही है। तो जहां पर ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी यानी प्लस साइन होता है, और जहां पर ऊष्मा ग्रहण की जाती है ऊष्माशोषी माइनस साइन होता है।
तो ये सारे जो टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए ये बेसिक केमिस्ट्री में आते हैं और आपको ये आ जाने चाहिए। और स्टूडेंट्स अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको केमिस्ट्री आएगी, इसलिए आप इनको प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं। थैंक यू, दैट्स ऑल।